नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, चुनाव जो होता है वो चुनाव जितना मैथमेटिकल होता है, गणित होता है, उतना ही वो रसायन भी होता है, यानी केमिस्ट्री भी होती है। गणित की आसान इसलिए होता है कि हम 2 और 2 मिलाकर 4 बना देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री यानी रसायन ऐसी अजब बात है कि 2 और 2 मिलाकर 3 या 5 भी कर सकते हैं। इसलिए चुनाव जो होता है वो मैथमेटिकल भी होता है और रासायनिक भी होता है, केमिकल भी होता है। अब कैसा होता है ये समझना ज़रूरी होता है, तो ही हम चुनाव के जो नतीजे होते हैं उसका अंदाज़ा मान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, जब राजकीय पॉलिटिकल विश्लेषण चलता है, राजनीतिक विश्लेषण चलता है, तो बोला जाता है कि हाँ भैया, मोदी जी तो सिर्फ 38% वोट लेकर आए थे, बीजेपी को तो सिर्फ 38% वोट थे, 62% तो मोदी जी या बीजेपी के विरुद्ध थे। तो वो झूठ होता है। झूठ इसलिए होता है कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी के नेता बनकर पिछला चुनाव नहीं लड़े थे, ना उसके पहले का चुनाव लड़े थे। 2014 हो या 2019 हो, मोदी जी एनडीए के नेता बनकर लड़े थे। 2014 में उनके साथ शिवसेना थी, अकाली दल था, रामविलास पासवान थे। 2019 में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार पासवान थे, अकाली पार्टी भी थी, शिवसेना भी थी। आज शिवसेना नहीं है, अकाली नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो उन पार्टियों को 2014 या 19 में जितने वोट मिले थे वो मोदी के खिलाफ पड़े हुए वोट नहीं थे। एनडीए को 2019 में कुछ 44% और 2014 में 41% वोट थे। तो 31 से 10% ज़्यादा वोट थे वो बीजेपी के दोस्त पार्टियों के थे, जिसमें टीडीपी थी, अकाली थी, शिवसेना थी। तो दोस्त पार्टियों को 10%, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही वो 10% वोट मिले थे। लेकिन जब विश्लेषण किया जाता है तब बोलते हैं बीजेपी को 14 में 31% थे, तो 69% तो खिलाफ थे। तो 69% खिलाफ नहीं थे, 41% अगर बीजेपी एनडीए को वोट मिला था दोस्त पार्टियों के साथ बीजेपी को, तो 59 वोट बीजेपी के या मोदी के खिलाफ थे। अगर पिछले चुनाव में 43%, 43% बीजेपी को 44 या कुछ मिला है, तो उनके खिलाफ 62% वोट नहीं होते। वो वोट सिर्फ 55% या 56% हो सकते। तो यहाँ हमको फंसाया जाता है। तो इसलिए चुनाव का अंदाज़ा करना है तो इसके अखिलेश के इतने, मायावती के इतने, ये गिनकर नहीं चलता। वो संख्या बल से, गणित से इकट्ठा आने से, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा आने से उनके जो वोट है वो एक दूसरे के साथ हम कागज़ पर गणित में प्लस करके दिखा सकते हैं, लेकिन असलियत में उनके वोट केमिकली इकट्ठा नहीं होते। तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। जैसे पानी पर आप तेल डाल दे तो वो ऊपर रहेगा ना, उससे मिल जाएगा, घुल मिल तो नहीं जाता। बिल्कुल वही बात केमिकल की होती है, केमिस्ट्री की होती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 28-30% कुछ अखिलेश के पास समाजवादी पार्टी के वोट है और 3-4%, 5% अगर कांग्रेस के वोट है, तो दोनों को मिलाकर 35% से आगे जा सकते हैं। ये गणित है, ये गणित है, कागज़ पर साफ दिखाई देगा। लेकिन और एक बात होती है कि क्या कांग्रेस के वोटर और अखिलेश के, समाजवादी पार्टी के वोटर इकट्ठा होकर जो गठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको ही मतदान करेंगे? उसका जवाब ना होता है। पूरे के पूरे नहीं हुआ। कुछ तो कांग्रेस के होते जो अखिलेश के पूरे खिलाफ होते, कुछ तो अखिलेश के वोटर होते वो कट्टर कांग्रेस के खिलाफ होते। अगर इन दोनों दलों का गठबंधन हो जाए तो वो गठबंधन के खिलाफ हो जाते और कोई अल्टरनेटिव पर्याय ढूंढ लेते।
मायावती और अखिलेश इकट्ठा आते तो हमने देखा पिछले चुनाव में लोकसभा के इकट्ठा आए थे, उसका फायदा मायावती को मिला, 0 से 10 MP चुन कर आए उनके। लेकिन क्या उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने जो 9 सीटें गंवाई, अगले बार गठबंधन टूटा, लेकिन बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान ऐसे गठबंधन नहीं करते। इसका कारण जो गणित होता है वो सही होता है, लेकिन उसके साथ जब केमिस्ट्री आ जाती है तो बात बिगड़ जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। और इसीलिए आपको याद होगा कि 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था। उस वक्त अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके पास 403 विधानसभा सदस्यों में 215 से ज़्यादा विधायक थे। फिर भी जब विधानसभा का चुनाव आ गया, उसके पहले लोकसभा तो स्वीप कर गई थी बीजेपी, तो अखिलेश भी डरे हुए थे और राहुल गांधी तो जोर शोर से नाटक कर रहे थे। अब ये बात हो गई कि प्रशांत किशोर भी राहुल के साथ आ गए थे, तो इन्होंने गठबंधन बनाने का सोचा। अखिलेश और राहुल गांधी यूपी के लड़के करके उनका गठबंधन बनाया गया, लेकिन उनके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर इकट्ठा नहीं हो पाए, ना कि उनके वोटर एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाए, और वहाँ गड़बड़ हो जाती है। पूरी की पूरी गड़बड़ वहाँ हो जाती है। अगर केमिस्ट्री हम उसको मानते हैं कि अगर 2 दल इकट्ठा हो जाए तो उनके 90-95% वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होने चाहिए। मतलब जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट गठबंधन के नाम पर खड़ा है, वहाँ एसपी के अखिलेश के जो वोटर है वो 95% कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना वोट दे पाए। उसी तरह से कांग्रेस का जो वोटर है वो गठबंधन का उम्मीदवार अगर एसपी का है, अखिलेश का है, तो उसको अपना वोट ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, चुनाव का नतीजा बिगड़ जाता है, और इसलिए यह समझना ज़रूरी है। तो अभी फिर से 2017 के 7 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। अब इस गठबंधन से बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। क्या इससे फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ने वाला है तो बीजेपी डरी हुई क्यों नहीं दिखाई देती? हाँ, मीडिया में बोला जाएगा कि बीजेपी डरी हुई है, इसके लिए इनको साथ ला रही है, उनको साथ ला रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बीजेपी डरी है उसका एक भी लक्षण हमें दिखाई नहीं देता। बल्कि कांग्रेस और अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी कितनी डरी है इसके बहुत सारे लक्षण हमें सामने दिखाई देते हैं। अब क्यों दिखाई देते वो भी समझना ज़रूरी है। अब देखिए कि पहले तो इनका सीट के बंटवारे से झगड़ा चल रहा था। 4 महीने पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उसके पहले इंडी अलायंस बनी थी। राहुल, सोनिया से लेकर अखिलेश वगैरह उद्धव ठाकरे के साथ इकट्ठा मुंबई में आए थे। लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया तो 5-6 सीटें तक विधानसभा की 5-6 सीटें भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देने के लिए राजी नहीं थी। 230 से ज़्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगर उसमें से 6 या 8 या 10 सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देती तो भी वहाँ वोटों का बंटवारा नहीं होता। जब गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए नहीं हुआ तो 20 या 30 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने खड़े कर दिए, और उसका थोड़ा बहुत तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो गया, लेकिन उससे बड़ा नुकसान इंडी अलायंस को हो गया। ऑल इंडिया इंडी अलायंस जो बनने जा रही थी उसका काम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कारण बिगाड़ दिया। और उसके बाद मानो 1-1.5 महीना चला गया 3 दिसंबर के बाद, और अभी 1 महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के 80 सीटें जो है लोकसभा की, उसका सीट का बंटवारा
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं रही थी। इसका कारण मध्य प्रदेश के जो बेबनाव पैदा हो गया था, झगड़ा पैदा हुआ था, वही था। फिर अखिलेश ने बोल दिया सिर्फ 2 सीटें अमेठी रायबरेली छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। फिर और बोले ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें देते हैं। होते 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 अब कुछ 15 या 17 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, ये तय हो गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अगर मामला तय हो गया है तो उत्तर प्रदेश के 80 में से 50-60 सीटों के उम्मीदवार तक ना कांग्रेस गठबंधन घोषित कर पा रहा है, ना कांग्रेस के डिक्लेयर हुए ना अखिलेश के डिक्लेयर हो गए। अखिलेश ने कुछ लोगों को डिक्लेयर किया है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस अखिलेश की सीटों पर दावा कर रही है, अखिलेश कांग्रेस के सीटों पर दावा कर रही है। ये तो चलता रहेगा। 78 सीटों के लिए 2 पार्टियों में ये झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन 2 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी है जहां कोई झगड़ा नहीं है। जब गठबंधन था उस वक्त भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 2 सीटों के लिए कभी भी झगड़ा नहीं था। गठबंधन हो या गठबंधन ना हो, ऐसी 2 सीटें हैं कि जहां मुलायम या अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार कभी भी खड़े नहीं किए, अपने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में नहीं लाए। वो 2 सीटें कांग्रेस के लिए परमानेंट समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है। वो 2 सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये 2 सीटें ऐसी है कि जो गांधी परिवार की पारिवारिक सीटें मानी जाती है। बहुत 60-70 साल से या तो गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा या तो उनका कोई परिवार ने स्पॉन्सर किया हुआ कैंडिडेट। कभी अरुण नेहरू खड़े रहते थे, चुनाव लड़कर आए, कभी कैप्टन शर्मा चुनकर आए, तो ये बातें होती रही है। लेकिन ये 2 सीटें अमेठी और रायबरेली ऐसी है कि जहां ना समाजवादी पार्टी ना मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने कभी चुनाव लड़ना चाहा, मान लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये 2 सीटें ऐसी है, इसके बारे में बीजेपी छोड़कर किसने डिस्प्यूट नहीं किया। 2014 में वहाँ से आम आदमी पार्टी के मेरा ख्याल है कुमार विश्वास लड़े थे अमेठी से, लेकिन उनको तो डिपॉजिट बचाने के भी वोट नहीं मिले। लेकिन बीजेपी ने 2014 में तगड़ी लड़ाई दी। स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार बनकर हार गई, लेकिन पहली बार किसी गांधी परिवार के उम्मीदवार को कम से कम वोटों पर यानी 60-70 हज़ार वोटों से वो सीट जीतना पॉसिबल हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बार बीजेपी ने या किसी विरोधी दल ने अमेठी में एक तगड़ी लड़ाई दी। उसके पहले भी एक बार मेरा ख्याल है बीजेपी के नाम पर संजय सिंह नाम के कैंडिडेट ने वो सीट जीती थी। लेकिन ऐसा एक अपवाद हम एक्सेप्शन छोड़ दे तो अमेठी और रायबरेली ये उनका फैमिली का गढ़ माना जाता है, गांधी फैमिली का गढ़ माना जाता है। और आज हम देखते हैं कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने लगातार 5 साल अमेठी में काम किया। वो सेंट्रल में मिनिस्टर थी, तो उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और चुनाव से पहले ही हरा दिया। 2019 के चुनाव में कुछ दिन अमेठी में बिताने के बाद राहुल गांधी को पता चला इस बार अपनी खैर नहीं है। चुनाव होने से, मतदान होने से पहले राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, सीधे केरला जा पहुँचे और वायनाड की दूसरी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, अमेठी हार गए। तो अमेठी के बाद इस वक्त रायबरेली की चर्चा है। अब सोनिया गांधी पिछली बार भी रायबरेली से चुनकर आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने के बजाय राजस्थान से राज्यसभा में जाना पसंद किया। तो पिछले 1 महीने से एक चर्चा चल रही है
कि अमेठी तो राहुल गांधी लड़ नहीं पाएंगे, डर गए। क्या कम से कम रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को उतारा जाएगा? अब इसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। और अमेठी या रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, क्या वहाँ से कोई गांधी परिवार का उम्मीदवार उतरेगा भी नहीं? या उत्तर प्रदेश छोड़कर गांधी परिवार भाग गया है? इसकी चर्चा चल रही है। और इस कारण से अखिलेश संकट में जा आए हैं, क्योंकि कोई भी उधर पूछता है, अखिलेश को पूछता है रायबरेली और अमेठी का क्या है? क्या समाजवादी पार्टी लड़ेगी या उनका दोस्त दल, मित्र दल कांग्रेस लड़ने वाला है? और लड़ने वाला है तो कौन है कैंडिडेट? क्यों अभी भी गांधी परिवार से कोई नहीं आ रहा है, या तो उनका कोई प्रतिनिधि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों उम्मीदवार का नाम जाहिर किया जा रहा है, साझा किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है? क्यों? क्या गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से डर गया है? गांधी परिवार के 3 लोग इससे पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा जी थी, उसके बाद राजीव गांधी थे। तीनों गांधी परिवार के हैं, जिनको राहुल या सोनिया अपने पूर्वज मानती है। तो जहाँ से, जिस उत्तर प्रदेश से और जिस रायबरेली अमेठी से देश को 3 प्रधानमंत्री मिले, वहाँ से ही लड़ने के लिए, अपने गढ़ से ही लड़ने के लिए गांधी परिवार इतना डरा हुआ है। दोस्तों, जो हारने से डरता है वो लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। जब हारने का डर नहीं होता ना, तब ही जीतने की संभावना पैदा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज तक प्रियंका वाड्रा कभी चुनाव लड़ी नहीं है और इस बार लड़ेगी और हार जाएगी, तो इसको डर मानते, इसको डर कहते हैं। दोस्तों, आप लड़ने को उतरते हो, लड़ाई में उतरते हो, तो हारने का डर तो होता है, लेकिन जीतने की भी उम्मीद होती है। लेकिन आप हारने से डरते हो, इसका मतलब आपको जीतने की उम्मीद ही नहीं है। जीतने की उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है, आप संभावना भी नहीं देख रहे कि हम जीत जाएंगे। गांधी परिवार अगर अमेठी और रायबरेली से कदम हटा रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो हार से डरे हुए हैं। पिछली बार, हाँ, उनके चमचे बोलते हैं कि अमेठी की जनता बोलती है कि हमको पिछले बार भूल हो गई, वो दुरुस्त करनी है, तो राहुल गांधी को फिर से अमेठी से लड़ना चाहिए, हम उनको जिता देंगे। तो भाई डर क्यों है? बीजेपी ने 405 उम्मीदवार की घोषणा की और सबसे पहला नाम वाराणसी से नरेंद्र मोदी का था। क्यों भैया? क्योंकि वो चुनाव से डरते नहीं, हार से डरते नहीं, लड़ने से डरते नहीं, इसीलिए जीत जाते। और यही तो संकट अखिलेश के लिए पैदा हो गया, क्योंकि कांग्रेस अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है और गठबंधन के नेता करके अखिलेश को बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपके दोस्त मित्र कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली से किसी कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं घोषित कर रही? और अगर तुम्हारा दोस्त डरा हुआ है और अपने गढ़ से ही डरकर भागा हुआ है, तो गठबंधन में बची हुई जो पार्टी है अखिलेश समाजवादी पार्टी, उसके बारे में भी मतदाता के मन में शक पैदा हो जाता है। आशंका आ जाती है कि अगर इनका 17 सीट मांगने वाला बड़ा पुराना दल डर चुका है, भाग चुका है, तो अखिलेश भी अकेले क्या लड़ाई करेंगे? जिस कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता सेनापति अगर अपना चुनाव क्षेत्र यानी अपने परिवार का गढ़ छोड़कर भाग जाते हैं, तो उनके साथी अखिलेश भी अकेले कितना लड़ सकते हैं? हार तो निश्चित है। ये पहले से लोगों का मन बन जाता है, और जब मन बन जाता है तो उसके बाद तो मतदान होता है। तो इसलिए
अमेठी रायबरेली के कारण कांग्रेस के बजाय अखिलेश यादव संकट में पहुंचे और ये दूसरी बार है। 2017 में भी कांग्रेस के कारण अखिलेश की पार्टी की विधानसभा में बुरी हालत हो गई थी। अब 7 साल बाद वही बुरी हालत लोकसभा चुनाव में होने वाली है। सीटें और गढ़ कांग्रेस का है, लेकिन संकट में पहुंचे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।